Hello everyone, welcome to the second class of the first chapter of microeconomics, that is economics, economy and the central problem of an economy. Now in today's class, we'll be discussing production possibility curve. But before that, let's have what the meaning of economy. Now, an economy is a system spread over a particular area that reveals the nature and level of economic activities in that area. It shows how people of concerned area earn their living. So basically इकोनॉमी क्या होता है बेटा? इकोनॉमी एक सिस्टम है और हम एक कभी भी किसी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं उसके बारे में? हम किसी भी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो हम स्टडी करते हैं कि व्हाट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बीइंग टेकिंग प्लेस इन दैट एरिया, लोग जो हैं वो किस तरीके से अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं. फाइन. सो if we say that how many types of economies are there, so on the basis of nature of economic activities which are being taking place in the economies are classified as first market economies का मतलब होता है बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. हम ये जो डिस्टिंक्शन कर रहे हैं डिफरेंट इकोनॉमीज के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं. पहली इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी मींस योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स क्या होते हैं? दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस. फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस का मतलब कि इसके अंदर इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई मेजर रोल नहीं होता. प्रोडक्शन कंजम्पशन वही होती है जो कि प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहते हैं. मतलब फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है दैट डिमांड एंड सप्लाई आर अलाउड टू फ्रीली इंटरैक्ट विद ईच अदर. आगे के पॉइंट्स में देखिए ये पॉइंट और क्लियर हो रहा है. Producers are free to produce those goods and services which are highly demanded to maximize profit. है ना? Producers वही goods और service produce करते हैं जिनकी market में demand है, क्योंकि अगर वो वही produce करेंगे तभी they will be able to earn maximum profit. Consumers are free to buy goods and services in accordance with their choice and preference to maximize their satisfaction. Again, consumers को भी कोई force नहीं करता. Consumers भी वही goods and services buy करते हैं जो उन्हें maximum satisfaction देते हैं, and they buy the goods and services according to their own choice and preference. Nobody will force them. कोई उन्हें force नहीं करता कि यही चीज खरीदनी है. That means there is no interference by the government. Government की कोई interference नहीं होती. So market economies are the economies where free forces of demand and supply they play a major role. फाइन. गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता और ऐसी इकोनॉमीज को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज कहते हैं. The second type of economies are centrally planned economies. Centrally planned economies का मतलब होता है socialist economy. अब socialist economy में गवर्नमेंट का मेजर रोल होता है. मतलब इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होगा, कंज्यूमर्स के लिए क्या बेनिफिशियल है, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है. सो द फर्स्ट फीचर ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज इकोनॉमीज इन विच द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज is decided by the government is a socialist economy or centrally planned economy. Central authority means government, decides the basket of goods and services that the people can consume. गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है इकोनॉमी में कि क्या प्रोड्यूस होगा, कंज्यूमर्स क्या कंज्यूम करेंगे. इट इज नॉट अ फ्री इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह फ्री इकोनॉमी नहीं होती. गवर्नमेंट का बहुत मेजर रोल होता है इस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में. Social welfare is the prime consideration behind allocation of resources to the production of different goods and services. So the ultimate objective centrally planned economy या socialist economy का होता है social welfare achieve करने का. On the contrary,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या था? प्रोड्यूसर्स के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का और कंज्यूमर्स के लिए सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए करने का ऑब्जेक्टिव था. बट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में द ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर. The last economy is mixed economy. Now, mixed economy is an economy where both capitalist and your socialist type of economy के features exist करते हैं. That is both public and private sector coexist. Economic activities are generally left to the free play of market forces. Free play of market forces का मतलब कि ये आपके प्राइवेट सेक्टर, मतलब मेजर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाती हैं. साइमल्टेनियसली द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस इट्स कंट्रोल with a view to regulating production, consumption and other economic activities. अब उन एरियाज में जहां पर गवर्नमेंट को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर जस्टिस नहीं कर पाएगा, वो एरियाज गवर्नमेंट अपने पास इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर रखती है. And they provide the services like in India. See, in India we have mixed economy. और mixed economy में आप देखते हो कि कुछ एक सेक्टर गवर्नमेंट के पास है, कुछ प्राइवेट, कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज दोनों ही काम कर रही हैं. सो पब्लिक सेक्टर मेजरली इंडिया में अगर देखें तो कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट का मेजर रोल है, जैसे स्कूलिंग एजुकेशन में है, हॉस्पिटल्स में है. नो डाउट प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, बट गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ, या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट ने ले रखी है वो एजुकेशन की, मेडिसिन की और डिफेंस की, है ना. डिफेंस मेजर गवर्नमेंट के हाथ में है. इवन रेलवेज, इट इज देयर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड अलोंग विद पब्लिक सेक्टर private sector is also existing. Government intervenes to strike a balance between self-interest and the social justice. I hope the features of three types of economies, that is capitalist economy, socialist economy and mixed economy, or the other name market economies, centrally planned economies and mixed economies, are clear to all of you. Central problems of any economy. Fine. चाहे आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कीजिए, सोशलिस्ट की बात कीजिए या मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कीजिए, किसी भी इकोनॉमी की मेजर प्रॉब्लम इज योर फर्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस. क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किन के लिए प्रोड्यूस करना है, who are going to be our ultimate consumers. Fine. Whether to produce goods for more poor or less rich or more rich less poor, किसके लिए goods हमने प्रोड्यूस करने हैं. So let's understand these central problem of an economy with the help of a mind map. See, what to produce? This question needs to be answered, that what type of goods to be produced, what types of goods and services. क्या हमने कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं लाइक योर FMCG प्रोडक्ट्स. FMCG प्रोडक्ट्स को हम कहेंगे कि FMCG प्रोडक्ट्स का एग्जांपल हो गया डिटर्जेंट्स, सोप्स, क्लॉथ, है ना, क्लोथ्स, ईटेबल्स. हमने कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं? तो कैपिटल गुड्स होते हैं लाइक मशीनरी, plant and equipments. Fine. So these are capital goods which are helpful in further production. Or the other type of classification is whether we have to produce wartime goods like defense equipments, or we have to produce peacetime goods. Peacetime goods, again, your consumer durables, non-durables and capital. All the capital goods are your peacetime goods. अब इनके साथ साथ हमने ये भी डिसाइड करना होता है इकोनॉमी में that what quantities of such goods and services are to be produced. टाइप के साथ साथ कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करनी है, that needs to be answered. सेकंड जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, that is how to produce. How to produce का मतलब है that
The problem refers to the selection of technique to be used for production of goods and services. मतलब किस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से हमने यूज करनी है फॉर प्रोडक्शन, ताकि more production should be done at less cost. Basically, there are two techniques of production: labor intensive technique of production, where more labor and less capital in the form of machine is used, and in the capital intensive technique of production, here more of capital and less of labor is used. Now, depending upon our resources, fine, we have to decide that which type of or which technique of production should be used, so that more production at less cost should take place. The last problem of the last central problem of an economy is for whom to produce. For whom to produce means that I have to select the category of people who will ultimately consume the goods. कौन मेरे goods जो production हो रही है उन goods को कौन consume करेगा, that is whether to produce goods for more rich people or less rich people, or more poor people or less poor people. किन के लिए हमने goods produce करने हैं? Now this question, you can say this problem, central problem, can further be classified into two main heads, that is personal distribution. Personal distribution का मतलब क्या हुआ? This problem is concerned with inequality in distribution of income, means how national income of an economy is distributed among different groups of people. मतलब कि जो इनकम है, जो पूरे नेशन में इनकम जनरेट हो रही है, वो लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्योंकि जिनके पास नेशनल इनकम जिनके हाथ में जाएगी वही तो बेटा गुड्स और सर्विसेज डिमांड करेंगे, और उसी के हिसाब से वी आर गोइंग टू डिसाइड दैट व्हाट टू प्रोड्यूस. The other problem is your functional distribution. Now, functional distribution, here it involves deciding the share of different factors of production in the total national product of the country. देखिए, we know that there are four factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. जब भी हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे ना बेटा, तो इकोनॉमिक्स में देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड को बेटा जो हम रिटर्न देते हैं वो देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट. लेबर को रिटर्न मिलती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस. कैपिटल को रिटर्न मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप को रिटर्न मिलती है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स. तो आपकी जो इनकम जनरेट होगी वो कितनी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी. दिस इज द क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड इफ वी आर गोइंग टू आस्क द आंसर फॉर whom to produce. I hope that these three central problems of an economy is clear to all of you. Okay, on students' demand, let me explain the functional distribution, the problem of functional distribution again. Functional distribution. Now see, what happens that in economics, there are four factors of production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेरे क्या होते हैं? वो सब इनपुट्स जो कि हमें चाहिए टू कैरी आउट दी प्रोडक्शन. फाइन, दीज आर द फोर मेजर इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट दी प्रोडक्शन. नाउ द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर: फर्स्ट, लैंड. ठीक है, लैंड चाहिए होती है, और लैंड जब हम यूज करते हैं तो लैंड को हम रिटर्न देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट. फाइन. सेकेंड हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज लेबर. ठीक है, लेबर जब हमारे लिए काम करता है तो लेबर को हम पेमेंट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस. थर्ड हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल. वी नीड मनी.
वी नीड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। कैपिटल जब हम यूज करते हैं तो उनको हम रिटर्न देते हैं कैपिटल को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। एंड द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसके बगैर बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑफ न्यू यूज, दैट इज entrepreneur. Entrepreneur is going to get the return in the form of preneur, is going to get the return in the form of profits. Fine, in the form of profits. Now we have to decide for whom to produce में कि जो आपकी इनकम है वो किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और किस किस के पास कितनी जा रही है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, किसके पास कितनी जा रही है। बिकॉज जिनके पास इनकम जाएगी बेटा, दे आर गोइंग टू डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, और जो जो जितनी डिमांड करेंगे हम उतनी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेंगे। सो दिस इज बेसिकली फॉर whom to produce में the question to be answered is based upon your functional distribution, कि ये functional distribution involves deciding the share of different factors of production in the total national product of the country, यानी कि national income जो है वो इन factors of production के हाथ में किन किन फॉर्म्स में कितनी जाएगी, रेंट के फॉर्म में कितनी जाएगी, वेजेस के हाथ फॉर्म में कितनी जाएगी, इंटरेस्ट के फॉर्म में कितनी जाएगी और प्रॉफिट के फॉर्म में कितनी जाएगी। बेस्ड अपॉन दिस वी आर गोइंग टू डिसाइड फॉर whom टू प्रोड्यूस। आई होप नाउ द पॉइंट इज क्लियर। To recapitulate the personal distribution part, let me reiterate, beta personal distribution is concerned with the problem of inequality of distribution of income. तो बेटा अगर मेरी इकोनॉमी में, fine, if the income is being distributed in such a manner that income is going in the hands of rich people, ठीक है, जो रिच हैं उनके हाथ में इनकम ज्यादा जा रही है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम लग्जरियस गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे जो कि रिच पीपल डिमांड करते हैं। बट if the income is redistributed and it is going from the hands of rich to the poor, then in that case the economy will produce the goods and services for the poor, ठीक है, जो पुअर पीपल डिमांड करते हैं फिर हम उनके लिए इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी। सो दैट इज व्हाई द लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर whom to produce is to be answered by answering the problem of distribution of income. Let's understand that how this problem of central problem of any economy is solved by this production possibility curve. Now let's first understand that what is a production possibility curve. Production possibility curve, it shows different combination of two goods which can be produced with the given resources on the assumption that resources of any economy are fully and efficiently utilized. Technique of production is assumed to be constant. The other name for production possibility curve is transformation line और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, और आप और भी कई बुक्स में देखोगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का नाम दिया हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री और ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। फाइन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर हम समझे कि ये क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of possible combination of two goods which can be produced with the given resources of any economy. बेटा हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी के किसी भी इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज, फाइन, अगर मैं किसी दो गुड की प्रोडक्शन में लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इकोनॉमी में जितने रिसोर्सेज हैं मैंने उन सबको एम्प्लॉय किया और उन सबको मैं
कोई भी दो गुड्स, लेट्स से व्हीट और राइस, मैं व्हीट की प्रोडक्शन में और राइस की प्रोडक्शन में अपनी इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर रही हूं, तो what are the various possible combinations of goods which I am going to get at a micro level or individual level? पहला कॉम्बिनेशन, मैंने इस पहले कॉम्बिनेशन को नाम दिया है ए। अगर मैं विद द गिवन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमने एक अजम्पशन रखी हुई है दैट द टेक्नोलॉजी इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, और इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो भी हमारे मैक्सिमम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, और सारे के सारे फुल्ली एम्प्लॉयड होके हमारी वीट की जो प्रोडक्शन है वो कितनी हो पा रही है, मैक्सिमम इज 100 लाख टन विद जीरो प्रोडक्शन ऑफ राइस। यानी कि अगर मैं सारे के सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर दूं तो 100 लाख टन ऑफ व्हीट प्रोड्यूस होता है। Now the second combination, if I want to now increase the production of rice, मतलब पहले combination में तो राइस की प्रोडक्शन जीरो थी, अब मैं राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहती हूँ फ्रॉम 0 to 10 लाख टन्स। अगर बेटा मैं राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहती हूँ फ्रॉम 0 to 10 लाख टन्स, तो मैंने आपको पहले क्या बोला था कि मेरे रिसोर्सेज तो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज थे इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन कॉम्बिनेशन ए। तो मुझे अगर राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो मुझे कुछ रिसोर्सेज व्हीट की प्रोडक्शन से हटाकर राइस की प्रोडक्शन में लगाने होंगे, तो व्हीट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो आप देखिए बी कॉम्बिनेशन में व्हीट की प्रोडक्शन 90 लाख टन है और राइस की प्रोडक्शन 10 लाख टन। Again, next, again, I want to increase the production of rice again from 10 lakh tons to 20 lakh tons. So if I'm going to increase the production of rice from 10 lakh tons to 20 lakh tons, again I have to decrease the production of wheat, क्योंकि resources तो मेरे limited ही हैं, fully और efficiently utilize थे। अगर मुझे राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो कुछ रिसोर्सेज को व्हीट की प्रोडक्शन से राइस की प्रोडक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आई हैव टू फोरगो, मुझे छोड़नी पड़ेगी व्हीट की प्रोडक्शन। फोरगो करने का मतलब मुझे व्हीट की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज को व्हीट की प्रोडक्शन से हटा के राइस की प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा। सो 90 लाख टन से मेरी व्हीट की प्रोडक्शन हो जाएगी 70 लाख टन। तो मेरा जो सी कॉम्बिनेशन है वो बन जाएगा 70 लाख टन ऑफ व्हीट प्लस 20 lakh tons of rice. Similarly, you can see D and E combinations with 40 lakh tons of wheat and 30 lakh tons of rice in D combination, and E combination is now here no production of wheat is taking place. All the resources are being fully and efficiently utilized in the production of rice, and we are able to produce 40 lakh tons of rice. Now beta, in all these 5 combinations of 2 products, that is wheat and rice, हमारे इकोनॉमी के जितने रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ सकता, और दीज आर द कॉम्बिनेशंस विच वी कैन अचीव। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन अचीव हो सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग ऑल आवर resources of our economy fully and efficiently. So let's plot the points, the various combinations A, B, C and D, and when we are going to plot them on a graph, those points, we are going to get a curve. Let us see how. See, the first A combination was zero production of your rice and 100 lakh tons production of wheat. Now see, in this graph on x-axis we are showing the production of wheat in lakh tons, and 1 unit here is equal to 20 lakh tons production of wheat. On y-axis we are showing the production of rice in lakh tons, and 1 unit is going to be equal to 10 lakh tons of production of rice. Now the first combination, zero production of rice with your 100 lakh tons production of wheat. So this is going to be my A combination. This is my A combination. Then B combination is
कि वीट की प्रोडक्शन 90 हो गई, मे बी समवट हेयर, एंड राइस प्रोडक्शन 10, मे बी if I'll plot this, so I'm going to get, this is the B combination, fine. Then 70 is going to be somewhat here of production of wheat and 20 of rice. So 20 lakh tons of rice, combination of 70 lakh tons of wheat. So approximately C point is here. Then 40 lakh tons of wheat with 30 lakh tons of rice. So this is going to be like this. This is point D. And the last combination with 0 lakh tons of wheat and 40 lakh tons of rice. मतलब सारे resources अगर मैं wheat की rice की production में लगा दूंगी तो maximum 40 lakh tons of rice मैं produce कर सकती हूँ. This is point E. Now if I'm going to join these points with free hand, I'm going to get a curve that is known as production possibility curve. तो बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मेरा एक ऐसा कर्व है जो मुझे ये बताता है कि अगर मैं अपनी इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज किन्हीं 2 गुड्स की प्रोडक्शन में लगा दूं तो सबसे पहले तो मैं मैक्सिमम उन 2 गुड्स की प्रोडक्शन कितनी कर सकती हूँ. अब ये सिर्फ ए बी सी डी ई पॉइंट्स ही नहीं है, इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद दी by employing all the resources fully and efficiently and assuming that technology is not going to change. क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तब आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सेम नहीं रहेगा. So this is how we plot the production possibility curve, and this curve is basically a graphical representation of all the possible combinations of 2 goods, here in our case wheat and rice, that can be produced with given resources that are fully and efficiently utilized and the technology. Now this is the production possibility frontier or production possibility curve that we have just now learned to how to plot it, how to prepare this production possibility curve. Now see, any point inside the PPC curve or on the PPC curve are basically the attainable combination of output. That means all points on the PPC curve and inside the PPC curve, that is any point A, B, C or any point inside the PPC curve X, they are attainable combination of output. क्यों अटेनेबल है? क्योंकि बेटा देखो ए बी सी तो है ही है पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये तो हमने प्लॉट जो पीपीसी कर्व बनाया है तो ये कॉम्बिनेशंस तो हमने we have come up with these combinations, then only we were able to prepare this production possibility curve. तो जो पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर लाए करते हैं वो तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है ही इकोनॉमी में कि हम इतने गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. Any point inside the PPC curve is also attainable, लेकिन इसका डिफरेंस क्या होगा? Inside the PPC curve में अटेनेबल तो है, आप वो 2 गुड्स की प्रोडक्शन कर लोगे, लेकिन कुछ एक रिसोर्सेज आपके इकोनॉमी के अनयूटिलाइज्ड रहेंगे. क्योंकि हमने अजम्पशन क्या ली थी कि हम जब पीपीसी बना रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे रिसोर्सेज इकोनॉमी के फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं. तो अगर if we are operating somewhere inside the PPC curve, that means अगर मैं इस पॉइंट X पे हूं तो इसका मतलब ठीक है मैं ये गुड्स प्रोड्यूस तो कर लूंगी, दीज आर द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, ये प्रोड्यूस हो जाएंगे इकोनॉमी में विद द गिवन रिसोर्सेज, लेकिन मेरे कुछ रिसोर्सेज यूटिलाइज फुल्ली नहीं होंगे, द रिसोर्सेज वुड बी अनएम्प्लॉयड. फाइन. एंड unattainable combination of output would be any point outside the boundary line of PPC curve. You can see this point is Y. अब Y unattainable क्यों है? क्योंकि जब हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना है, ठीक है, हमने ये माना कि रिसोर्सेज मेरे फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हैं, तो Y कॉम्बिनेशन अचीव कैसे हो सकता है? मैं कैसे ज्यादा
गुड एक्स और गुड वाई प्रोड्यूस कर सकती हूँ व्हेन आई एम नॉट हैविंग नाउ रिसोर्सेज इन माई हैंड, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज तो पीपीसी जब मैंने बनाया फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए, तो मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है इस वाई पॉइंट पे ऑपरेट करने के लिए. I hope that this point of attainable combination of output and an unattainable combination of output is also clear to all of you. That's all for today from my side. In the next session, we will be learning about other facts of PPC and what do we mean by rotation and shifting of PPC. That's all for today from my side. Thank you very much.